नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। मतलब 6 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे तो देख सकते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की। इसके अलावा जिस भी बच्चे का सब्जेक्ट हिंदी है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीएचडी हो, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, चैतन्य महाप्रभु का स्वंद किस संप्रदाय से है? तो चैतन्य महाप्रभु का जो स्वंद है गौड़ीय संप्रदाय से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो इसमें टोटल कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है, निम्बारक को माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल के साथ जुड़ सकता है टीजीटी पीएचडी हिंदी की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा ग्रामर को करने के लिए व्याकरण के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण का बहुत कुछ मैंने अपलोड कर रखा है, जिसने नहीं देखा देख सकता है, आपके पेपर में काम आएगा। तो हमारा चौथा जो प्रश्न हो जाएगा, वल्लभाचार्य का कौन सा ग्रंथ अधूरा है? तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये चारों ही ग्रंथ किसके हैं? वल्लभाचार्य के हैं। अष्टयाम हो गया, तत्वदीप हो गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर हम अष्टयाम की बात करें तो ये उनका अधूरा ग्रंथ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम अष्टशापी कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रथम अष्टशापी कवि माने जाते हैं कुंभन दास, ठीक है। कौन माने जाते हैं? कुंभन दास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विचारक मानता है कि सूरदास जी का जन्म सीही स्थान पर हुआ है? तो आपको पता होगा कि सूरदास जी के जन्म स्थान को लेके 2 विचारधाराएं थे। एक विचारधारा कहती है कि सूरदास जी का जन्म है जो वो रुनकता में हुआ है, ठीक है। और दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ है। तो यहाँ पर 3 ऐसे विचारक हैं जो कि सूरदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं? रुनकता में मानते हैं, ठीक है। और एक हैं जो सीही में मानते हैं, तो उसकी ही पहचान करनी है। अगर हम बात करें श्याम सुंदर दास जी की, तो ये मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म स्थान कौन सा है? रुनकता है। उसके साथ वो सूरदास जी गऊ घाट पर रहते थे, ठीक है। और दूसरे रामचंद्र शुक्ल जी भी यही मानते हैं, रुनकता को ही उनका जन्मस्थली मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी। अगर हम गणपति चंद्र की बात करें तो उनके अनुसार जो सूरदास है उनका जन्म स्थल कौन सा है? सीही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्यों की शाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें से सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार हंदे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिन्होंने सूरदास जी के बारे में ये कहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वियोगी हरि ने नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो किस रचना को कहा है? रास पंचाध्यायी को कहा है। और इसका अगर छंद पूछ लिया जाए तो रोला छंद में रचित है ये, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि भूषण मुख्य रूप से किस रस के कवि थे? तो कवि भूषण मुख्य रूप से वीर रस के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी आपके लिए। तो किसने कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास? ये कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से हरिऔध का कौन सा एक प्रबंध काव्य नहीं है? मतलब 3 उनके प्रबंध काव्य हैं, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हरिऔध सतसई, ठीक है। ये उनका प्रबंध काव्य न होकर इसकी विदा प्रबंध काव्य नहीं है। प्रिया प्रवास पारिजात और विदेही वनवास उनके प्रबंध काव्य है। ये आपके सिलेबस में है। यहाँ पर आपसे पद्यांश और गद्यांश के बारे में पूछा हुआ है सिलेबस की लास्ट पंक्ति में, तो उसमें आपने यही बताना है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण की नहीं है? तो कौन सी कृति मैथिली शरण की नहीं है?
यहाँ पर ग्राम गीत हो जाएगा। गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, ये तीनों ही उनकी रचनाएं हैं, ग्राम गीत उनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा कृत कौन सा उनका काल्पनिक खंड काव्य नहीं है? तो इसका मतलब 3 यहाँ पर काल्पनिक खंड काव्य हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के, और एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? मिलन, पथिक और स्वप्न उनके काल्पनिक खंड काव्य हैं, जबकि मानसी है, मानसी में उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, कह सकते हैं। मानसी में उनकी फुटकर कविताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। 14वां हमारा प्रश्न है, छायावाद तत्वत प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ठीक है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह छायावाद के विषय में किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा हो जाएगी महादेवी वर्मा की। ठीक है, किसकी है? महादेवी वर्मा की। हमारा 15वां प्रश्न रह जाएगा, छायावाद के विष्णु कौन कहलाते हैं? तो छायावाद के विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद के विष्णु कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि छायावाद का महेश किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। अगर ब्रह्मा पूछ लिया जाए तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। इसके अलावा छायावाद में 2 शाखाएं कह सकते हैं आप, बृहत्त्री और लघुत्री। तो बृहत्त्री में ये तीनों ही आ जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। अगर लघुत्री की बात करें तो उसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा तीनों आ जाते हैं, मतलब तीनों वर्मा आ जाते हैं। इस चीज़ का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रथम संग्रह है वो हो जाएगा कानन कुसुम। कानन कुसुम की भाषा भी पूछ ली जा सकती है, तो क्या हो जाएगी? खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला स्वीकार किया गया है? तो किसे कहा गया है? झरना को। ठीक है, झरना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आगे चित्राधार की बात करें तो चित्राधार में ब्रज कविताएं हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी का जातीय छंद कवित्त को किसने कहा है? हिंदी का जातीय छंद कवित्त किसने माना है? इस बार ये है आपका प्रश्न, हिंदी का जातीय छंद कवित्त किसने माना है? तो ये माना है निराला ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? उच्छ्वास हो जाएगी। ठीक है, उच्छ्वास जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना हो जाएगी। अगर हम लोकायतन की बात करें तो इसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और गुंजन की बात करें तो ये अंतिम छायावादी रचना हो जाएगी। ये चीज़ें भी आपने याद रख लेनी है। प्रथम पूछी जाए तो उच्छ्वास, अंतिम पूछी जाए तो गुंजन छायावादी रचना, और लोकायतन में उन्होंने गांधी जी के जीवन से संबंधित बातें की। चिदम्बरा पर उनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंत जी की कौन सी रचना प्रगतिवादी विचारधारा में नहीं आती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण धूलि। इसका मतलब तीनों जो रचनाएं हैं वो प्रगतिवादी हैं, लेकिन स्वर्ण धूलि प्रगतिवादी नहीं है। ठीक है, ये अंतरचेतनावादी है, ये रचना अंतरचेतनावादी है। पंत की कौन सी रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस रचना को कहा जाता है? किस रचना को पंत जी की कौन सी रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो ये पल्लव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पल्लव को। ठीक है, ध्यान रखना है। महादेवी की कौन सी कृति में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है? तो कौन सी रचना में है? सप्तपर्णा में। इसका मतलब ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का वायरन कहा जाता है। हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? और ये हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, इन पर उमर ख़याम का प्रभाव था। ये तीनों ही बातें याद रखनी है। उमर ख़याम का अगर प्रभाव पूछा जाए तो उमर ख़याम का प्रभाव था, हालावाद के प्रवर्तक थे और इन्हें वायरन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? मतलब
3 कविताएं उनकी हैं, एक उनकी नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग जो कविता है उनकी नहीं है, तो उनकी नहीं है तो और किसकी है? ये सिया राम शरण गुप्त की है। ठीक है, सिया राम शरण गुप्त की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई? 1936 में। ठीक है। बालेंदु उपनाम से कविताएं कौन करता था? बालेंदु नाम से, उपनाम से कविताएं कौन करता था? केदारनाथ। कौन करता था? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। अगर नागार्जुन के बारे में पूछा जाए तो यात्री नाम उपनाम से कविताएं करता था। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कौन कहलाता है? तो प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहलाता है नागार्जुन। कौन कहलाता है? नागार्जुन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर को ऋषि पर भारतीय ज्ञानपीठ कब मिला? तो कब मिला था? कब मिला था? 1972 में। कब मिला? 1972 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 से माना जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है, डेट याद रखनी है। कौन सा सप्तक का समय सुमेलित नहीं है? तो तार सप्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तार सप्तक की बात करें तो 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा जो हमारा सप्तक था उसका अगर हम समय बात करें तो यहाँ पर 10 साल का गैप रह गया, 1979। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।